Sit down. Thank you, sir. Good afternoon, sir. गौरव, आपने बीएड किया हुआ है और टीचर है, ग्रेड 3 टीचर है, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल। किस क्लास तक होता है अपर प्राइमरी स्कूल? सर 8वीं क्लास। 8वीं क्लास, ठीक। मिडिल स्कूल भी कहते हैं कहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। क्या 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 आप पढ़ाते हैं? माफ़ी चाहता हूँ सर, मैंने छुट्टियाँ ली हुई हैं। छुट्टियाँ ली हुई सर। छुट्टियाँ ली हुई? जी सर। आज छुट्टियों से पहले पढ़ाते? नहीं सर, मैं काफ़ी लंबे समय से छुट्टियाँ ली हुई हैं। काफी लंबी छुट्टी है, सिविल तैयारी सर्विस। कितने दिन की छुट्टी लिया? सर मैं मार्च 2008 से छुट्टी ली। अरे बहुत लंबी छुट्टी, कोई इतनी छुट्टी मिल जाती है? सर विदाउट पेमेंट लीव। विदाउट पे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपकी तो सेक्रीफाइस बहुत बड़ा है, ये सारे तनख्वाह आपने छोड़ी और उससे इसमें लगे। चलिए कोई बात, अच्छा किया आपने, तैयारी तो आपने की जम के और इम्तहान पास किया। पहले इंटरव्यू दिया आपने? जी कब? 2009। अच्छा, वेरी गुड। चलिए आपसे बात करते हैं। आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर है? इंग्लिश लिटरेचर आपने कब ग्रेजुएशन में पढ़ा? जी एमए वगैरह नहीं किया? तो आपने अपना मीडियम हिंदी रखा है, क्यों? सर मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई और इंग्लिश लिटरेचर का एक लिटरेचर की तरह मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वहाँ भी मैंने मीडियम में हिंदी था। और कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होगा? इंटरेस्ट तो सर था, मुझे अच्छा लगता था, इसीलिए मैंने इंग्लिश लिटरेचर लिया भी। लेकिन मैं बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं पहले इंग्लिश इतना ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाया था, तो कठिन भी लगता था मुझे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, टीचिंग सब्जेक्ट्स आप करें सोशल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर, ये जो टीचर को प्लानिंग करनी पड़ती है, ये क्या होता है? टीचर प्लानिंग करता है, काहे की करता है? सर वो अपने टीचर की जो प्लानिंग होती है वो 3 स्तर पे होती है। तो पूरी वार्षिक स्तर पे, दूसरा मासिक स्तर पे और तीसरा अपने दिन प्रतिदिन के जो उन्हें पढ़ाना है। वार्षिक स्तर पे ये कि उन्हें क्या कैसे कितने दिन में कैसे कवर करना है। मासिक स्तर पर उन्हें हर महीने में उनकी क्या प्रोग्रेस रखनी है, कितने चैप्टर उन्हें पूरे करने हैं, वो सारा रहता है। और दिन प्रतिदिन का देखिए, आपने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री लिया हुआ है, ठीक है। ये जो ये डेमोक्रेसी शब्द है ना, इसको परिभाषित कर सकते हैं? क्या है डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी? सामान्य रूप में लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे आम जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं भागीदार हो, जनता अपने बारे में निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, जहाँ समाज के सारे लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से समान माने जाते हैं। वो एक बड़ी कहावत कही जाती है डेमोक्रेसी के बारे में, आपको पता है? जी सर। क्या सर? वो कहावत है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये जो फॉर द पीपल कहते हैं, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो? व्हाट डू यू मीन बाय फॉर द पीपल? फॉर द पीपल का मतलब ये कि सर जब जो सरकार हो वो जनता के हित के लिए कार्य करे। सरकार अपने निजी उद्देश्यों को ध्यान में ना रखते हुए सरकार जनता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण के लिए कार्य करे, वो फॉर। इलेक्टोरल रोल्स है ना, इसके बारे में बताइए क्या? इलेक्टोरल रोल नहीं, कुछ आइडिया? चलिए कोई बात नहीं। हाउ ए मैन कैन ऑब्टेन सिटीजनशिप इन इंडिया? व्हाट आर द रूल्स, यू नो? बताइए। So there are many ways by which one can get Indian citizenship. One is by birth. Second is if his or her mother or father is in Indian, then he is entitled to be named. And there are some other reasons also, some other basics also. By that, one person who is a migrated. What are the privileges for Indian citizens? Sir, they can get some basic fundamental rights which are not available for non-Indians. That's are Article 15, Article 16, Article 19, Article 29 and Article 30. मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार सर, मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त वे अधिकार है जो व्यक्ति को
उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आधारभूत शर्त होता है। मौलिक अधिकारों के अलावा भी कोई अधिकार है? जी सर। क्या? सर मौलिक अधिकार के अलावा काम पाने का अधिकार, समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, भूख से मुक्ति, वोट डालने का अधिकार, चुनावों में खड़े होने का। अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो अपील कहाँ करी जाएगी? सर मौलिक अधिकार के हनन पे राज्य हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। राज्य हाई कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा हाई कोर्ट में? श्योर? जी सर। या और कहीं भी हो सकती है? सर इन दो जगह के अलावा यदि संसद चाहे तो कानून बना सकती है कि अन्य न्यायालयों को भी वो अधिकार दे सकती है मौलिक अधिकारों के हनन की सुनवाई का। अभी ये नियम है कि राज्य हाई कोर्ट्स में और सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। देखिए, जिले में जुडिशरी काम करती है, ठीक है ना? डिस्ट्रिक्ट जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन दोनों में क्या संबंध है? बात समझ रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट जज एंड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, चलिए कोई बात नहीं। What are the powers of superintendent of police? Sir, he is enforced to maintain law and order in his district where he is appointed, and he can control the crime. आप कर्तव्य की बात बता रहे हैं, मैं क्या पूछ रहा हूँ? अधिकार की बात पूछ। What are the powers of superintendent of police? चलिए कोई बात नहीं। गौरव, आपने इतिहास पढ़ा है, ठीक है ना? एक शब्द है इतिहास दृष्टि। ये शब्द सुनो, इतिहास दृष्टि, हिस्टोरिकल विजन। नहीं नहीं, चलिए कोई बात नहीं। भारतीय इतिहास पढ़ते हुए आपको कोई अपना प्रिय राजा लगा होगा, आदर्श राजा। मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कौन सा राजा आपको लगा है? सर यदि मध्यकालीन राजाओं की तुलना करें तो मैं अकबर को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। क्यों? सर उन्होंने हिंदू मुस्लिम संस्कृति में के एकीकरण में योगदान की अकबर का था। उन्होंने स्थापत्य की दृष्टि से बेहतर कार्य किए। He introduced the system of forced marriage with Indian Rajputs। आप क्या कहना चाहते हैं? सर बट ये भी एक उनके राजनीति, उनके शासन की रणनीति के तहत ही उन्होंने किया था, जिसके तहत वो पूरे देश को राजनीतिक रूप से एकीकृत करना चाहते थे और इस माध्यम से उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को नजदीक लाने का काम किया था। मैं कह रहा हूँ फोर्स्ड मैरिजेस। सर फोर्स मैरिजेस थी, लेकिन वो राजाओं की सहमति से थी। उन राजाओं ने अपनी बेटियां या अपनी बहनों की शादी की, उस अर्थ में वो फोर्स मैरिज थी। लेकिन अकबर, महाराणा प्रताप जैसे जो शासक थे, यदि वो फोर्स मैरिज होती थी, लेकिन उनको तो नहीं झुका पाया। चलिए ठीक है। देखिए, आपने राजपूत इतिहास पढ़ा है ना? एक नाम आता है राजपूत इतिहास में, महाराणा सांगा। इसके बारे में क्या जानते हैं? महाराणा सांगा सर, उनका खानवा के युद्ध में इन्होंने बाबर के साथ युद्ध लड़ा था और उस युद्ध के बाद ही माना जाता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना को आधारभूत स्तंभ या मजबूती मिली थी भारत में स्थापना की। What was the cause of failure of शिवाजी? शिवाजी के असफल होने का कारण क्या है? सर मैं नहीं मानता शिवाजी असफल हुए थे। शिवाजी ने अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने मराठाओं को एक ऐसी वो शक्ति दी जिससे मराठा लगातार संघर्ष करते रहे। और देखा जाए तो शिवाजी के साथ संघर्ष में औरंगजेब असफल था, ना कि शिवाजी ने सफल। असफल नहीं हुआ। चलिए, महाराणा प्रताप सफल हुए, असफल हुए? सर उन्होंने स्वतंत्रता की रक्षा की, उसमें वो सफल थे। सफल हुए वो भी, कोई असफल नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। कोई असफलता नहीं महाराणा प्रताप की। सर यदि सफलता की हम बात करें और उनका एक लक्ष्य था कि अपने राज्य को स्वतंत्र रखा जाए, उस अर्थ में वो निश्चित रूप से सफल थे, क्योंकि उन्होंने अकबर के अधीनता स्वीकार भी नहीं की। चलिए, हम आपसे थोड़ा और
गहराई से सवाल पूछे, सवाल मेरा ये है कि आज के प्रशासक की गुणात्मकता, ठीक है ना, और मध्यकालीन प्रशासक की गुणात्मकता, इनमें दोनों में क्या अंतर लगता है? What is the difference between the administrative qualities of modern administrator and the medieval administrator in India? क्या कहना चाहते हैं सर? जब जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो तो ये है कि जो मध्यकालीन प्रशासक थे वो राजतंत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे थे और वर्तमान प्रशासक है वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। दूसरा डिफरेंस है कि वहाँ पे जो प्रशासक थे वो अपने स्तर पे जो भी निर्णय लेते थे उसमें वो सर्वोच्च थे अपने निर्णय में। Last question. What is the role of district administration in developing rural society? जिला प्रशासन का ग्रामीण समाज के विकास में उसकी क्या भूमिका है? सर, जिला प्रशासन ग्रामीण समाज में सबसे पहले तो शिक्षा के स्तर को बेहतर करने की कोशिश कर सकता है। दूसरा, ग्रामीण समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास है, उनके पक्ष में या उनके विपक्ष में वो अपने प्रयासों के माध्यम से लोगों की सोच बदल सकता है। तीसरा, जो गलत कार्य हो रहे हैं उन्हें रोक सकता है। सौहार्द वाली जो बातें हैं ग्रामीण विकास की, ग्रामीण समाज की, उनकी दिशा में एक प्रशासन के द्वारा कार्य की जा सकती है। The simple one-line answer: by introducing and implementing all developmental schemes sanctioned by the government. समझ गए ना? Well, ओके गौरव, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? सेकंड ग्रीन अभी हमारे यहाँ जो पहली हरित क्रांति है उसके बाद की जो परिदृश्य है उसमें आज जो कृषि उत्पादन है वो स्थिर हो चुका है। तो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकों का यूज करते हुए। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में भी नवीन तकनीक यूज हो रहा था, तो क्या अंतर है सेकंड और फर्स्ट का? फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा जो रासायनिक खादों और नवीन संकर बीजों पे था। अभी हम जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें उसमें हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, और दूसरा ये कि जो जैविक कृषि जैसी उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि फसल के भूमि क्षरण में भी कमी हो। अच्छा, ये बताइए WTO के कंसर्न में इंडियन एग्रीकल्चर के समय क्या प्रॉब्लम है? हर समय जब देखिए कोई भी सबमिट करते हैं वो सक्सेस नहीं होती, उसके लिए भारत को और भारत जैसे जितने विकासशील देश हैं उनको दोषी ठहराया जाता है। क्या प्रॉब्लम है? क्या मांग कर रहा है भारत जैसे विकासशील देश? क्या कह रहे हैं WTO के उस पर जाकर के? भारत जैसे विकासशील देश तो जो विकसित देश जो कृषि पर सब्सिडी देते हैं उसके विपक्ष में है। दूसरा, कृषि का जो आयात जो इन देशों में यदि बढ़ जाता है विदेशों से, तो वो हमारी आजीविका को या हमारी ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, इसका भी विरोध करता है। अच्छा, ये बताइए, एक होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है और एक होता है आपका एक होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। दोनों में कुछ अंतर है कि दोनों एक चीज है? नहीं जानते, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी लगातार आप न्यूज़ में सुन रहे हैं महिलाओं के खिलाफ इतना अत्याचार हो रहा है, तो कुछ न कुछ कानून बनाए जा रहे हैं। अभी हाल के फिलहाल एक हफ्ते के अंदर जो भी कुछ या एक महीने के अंदर जो कुछ भी नए सुधार संवैधानिक रूप से किए गए हों या कुछ प्रोविजंस किए गए, वैसे 2-3 कुछ बताइए आप मेरे को महिलाओं के संदर्भ में। मैम, सबसे बड़ा तो अभी बजट सत्र में अपराध निवारण संशोधन विधेयक पारित किए गए। दूसरा, बजट में घोषणा की गई थी महिलाओं के लिए निर्भया फंड बनाने की, वो किया गया है। तीसरा, एक महिलाओं के लिए अलग से बैंक बनाने की बात की गई है। बड़े शहरों में इसके अलावा ट्राई एक हेल्पलाइन नंबर चलाने अच्छा, निर्भया फंड की आपने बात की, ये क्यों बनाया जा रहा है निर्भया फंड? महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों भी कार्य करेंगे। अच्छा, आप अपनी प्रायोरिटी में क्या भरे हैं? IAS, IPS? चलिए IPS, सपोज दैट हम आपको एक एज अच्छे एक IPS मानते हैं और हम ये कहते हैं कि आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए या अपने जहाँ के आप SP होंगे, साहब होंगे, वहाँ के लिए आप कोई इनोवेटिव कोई 2 पॉइंट बताइए जो आप महिला सुरक्षा के लिए अभी तक नहीं हो रहे, आप चाहेंगे कि हम ये करेंगे SP होकर के। मैम, मेरी मुख्य प्राथमिकता रहेगी लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाए शारीरिक रूप से, ताकि वो अपनी आत्मरक्षा में समर्थ बन सकें। दूसरा, और दूसरा ये होगा कि जो पुलिस थानों में जो संवेदनशील महिलाएं हैं
ये जो महिला पुलिसकर्मी है उन्हें नियुक्त किया जाए, ताकि यदि कोई महिला अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहती है तो आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करें। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन बस आपसे है, आपने बीएड भी किया हुआ है और आपने फिर केवल अपनी टीचिंग छोड़ दिया इतने दिन से करना, हमें तो लगता है आप अपने ह्यूमन रिसोर्स क्या बर्बाद कर रहे हैं। इतना बीएड किया आपने टीचिंग में, आपने वहाँ पे एक सीट भी ली, यदि आप वहाँ नहीं होते, आप गवर्नमेंट उसमें है ना, आप यदि वहाँ पे नहीं होते कोई और जो जरूरतमंद, क्योंकि देखिए आप पेमेंट नहीं ले रहे हैं यानी कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, और आपके पीछे बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद लड़के या लड़कियां हैं जो आपकी सीट ले सकते थे, लेकिन हमें तो लग रहा है आपने ऐसा किया। एक तो ह्यूमन रिसोर्स की बर्बादी की, सबसे बड़ी चीज है, एक अच्छा टीचर गया जो वहाँ पे होता, आप क्योंकि स्पेशलाइज होते तो कुछ अच्छा वहाँ काम करते एज ए टीचर, और तीसरा आपने किसी एक की जॉब भी आपने उस जगह से आपने छीन ली। माफ़ी चाहता हूँ मैम, लेकिन जो सब कुछ मैंने किया वो मैं सोचता हूँ मैं अच्छे के लिए किया है। दूसरी बात है कि यदि मैं प्रशासक बन जाता हूँ तो शिक्षा के क्षेत्र के बारे में जो सामान्य समझ जो मुझे हो पाई है उसमें मैं और बेहतर कार्य नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि ह्यूमन रिसोर्स की बर्बादी हुई है क्योंकि एक टीचर चला गया वहाँ से, एक जॉब हटी, एक, और दूसरी बात ये है कि आप फाइनेंशियल तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप तब भी जॉब ज्वाइन ना करते, फिर आपने जॉब क्यों ज्वाइन किया, आपको फाइनेंशियल चाहिए नहीं, आप नॉन पेमेंट पे हैं, आप आराम से, मुझे लगता है ह्यूमन रिसोर्स की बर्बादी हुई है। और आपको पढ़ाया हुआ बीएड यदि आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज से किया होगा, वहाँ एड भी दिया गया होगा वहाँ आपको आपकी फीस भरने में। सॉरी मैम, मैंने बीएड प्राइवेट कॉलेज से ही किया, उसके बावजूद भी बताइए आपने छोड़ दिया, आप नहीं ले रहे हैं तनख्वाह। मैम यदि इसका भी तात्कालिक रूप में देखें तो ये नुकसान है, मैं मानता हूँ, लेकिन यदि मैं प्रशासक के रूप में सफल हो जाता हूँ तो मैं निश्चित रूप से अच्छा करूँगा इधर, और जिस विद्यालय के लिए या जिस लक्ष्य के लिए मैंने सोचा है उसके लिए भी बेहतर कर पाऊँगा। और यदि दुर्भाग्य से मेरा यहाँ नहीं हो पाता है तो इस दौरान जो कुछ मैंने सीखा है उसे मैं शिक्षण में दोबारा प्रयोग करूँगा तो और वहाँ भी बेहतर कर लूँगा। थैंक यू सर। गौरव, अभी अपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरा ने सवाल पूछा था, आपने जवाब दिया कि क्या क्या होना चाहिए, बीइंग एन आईपीएस आप क्या करेंगे। पीछे बहुत चर्चा का विषय रहा है ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, देश भर में आए दिन कुछ न कुछ वारदात हो रही थी। दिल्ली की एक घटना बहुत चर्चित हो गई और एक सेक्शन से, बल्कि एक बड़े समाज के बड़े तबके से डिमांड उठ रही है कि मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए। रेप के केसेस में अगर कन्विक्ट हो गया तो उसे मृत्युदंड यानी कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। आप कहाँ तक सहमत हैं इससे? सर मैं मृत्युदंड के पक्ष में। कोई वजह? सर मुख्य वजह तो यही है कि आप इस केवल मृत्युदंड के नाम पे ये सच निश्चित नहीं कर सकते या सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि इससे आने वाली घटनाएं रुक जाएंगी। दूसरा, इससे किसी व्यक्ति को आप सुधरने का मौका भी नहीं दे सकते। कई बार ये भी होता है कि झूठे आरोप लगाए जाते हैं और खुद जो आरोपी है वो अपने आरोप जो शिकायत करने वाला है वो अपने आरोप वापस ले लेता है। ऐसी स्थिति में आप फिर उसको सुधरने का मौका भी नहीं दे पाएंगे। तो भारतीय कानून में मृत्युदंड के सजा का प्रावधान है। हत्या के केस में मृत्युदंड तो मिलता ही है, तो जो आप कह रहे हैं कि उससे उसे सुधरने का मौका नहीं मिलेगा, तो एक रेपिस्ट को अगर हम सुधरने का मौका दे रहे हैं जिसने कि एक व्यक्ति की मानसिक रूप से हत्या कर दी है, सामाजिक हत्या कर दी है, सिर्फ वो फिजिकल रूप में वो बंदा जीवित है, जिस लड़की या जिस महिला के साथ ये घटना हुई है वो सिर्फ शारीरिक रूप से जीवित है, बाकी उसकी सामाजिक हत्या हो चुकी है, मानसिक रूप से हत्या हो चुकी है, नैतिक रूप से हत्या हो चुकी है। उसके हत्यारे को अपने आप को सुधरने का मौका आपके हिसाब से दिया जाना चाहिए। तो शारीरिक हत्या जो कर रहा है उस हत्यारे को क्यों नहीं मौका दिया जाना चाहिए? वहाँ पर क्यों मृत्युदंड का प्रावधान है? उसका विरोध कोई क्यों नहीं करता है? सर मैं तो वहाँ भी मृत्युदंड के पक्ष में नहीं हूँ। हत्या पर हत्या की जाएगी, हम आपको सुधरने का मौका देते रहेंगे। सर लेकिन एक नकारात्मक आधार पे हम ये सोचते हैं कि भविष्य सुधर जाएगा, तो नकारात्मक चीजों को आधार बना के हम कैसे एक सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में हत्या रुक जाएंगी? कानून में जो सजा का प्रावधान होता है उसके दो लक्ष्य होते हैं। एक तो जिसने कानून का पालन नहीं किया है, कानून को तोड़ा है, अपराध किया है, उसे सजा मिले। दूसरे, एक समाज में मैसेज जाए, डिटरेंट का काम हो, बाकी लोग वो अपराध ना करें। तो मृत्युदंड का जो प्रावधान किया गया उसके पीछे यही सोच है कि अगर कैपिटल पनिशमेंट के बाद समाज में रहेगी, लोग जानेंगे कि इससे मृत्युदंड मिल सकता है, तो बाकी लोग अपराध करने से रुकेंगे। हो सकता है इससे बहुत सारे अपराधों में से रुक ले एज ए प्रिवेंटिव मेजर।
माफ़ी चाहता हूँ सर, लेकिन ये मुझे लगता है एक नकारात्मक माध्यम है ये भविष्य की घटनाओं को रोकने का। और यदि ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कहें, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पहले रेड लाइट चेक करने पर 1000 रुपये का चालान करती थी, उसे घटा के फिर से वापस 100 रुपये कर दिया गया है। जब 1000 रुपये चालान था तो चालान की दर कम हो गई थी, क्योंकि लोग कॉन्शियस हो गए थे, रेड लाइट देखते गाड़ी रोक देते थे, 1000 रुपये ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब 100 रुपये हो गए हैं, ये स्टैटिस्टिक्स में बता रहा हूँ। जो आंकड़े कहते हैं कि अब चालान कटने की दर, नंबर ऑफ डिफॉल्टर्स बढ़ गए हैं, क्योंकि लोगों को पता है चलो निकल गए तो निकल गए, अगर पकड़ लिया जाए तो 100 रुपये तो लगेंगे, 100 रुपये लेकर निकल लेंगे। तो जो डिटरेंट का काम कर रहा था 1000 रुपये, एक बड़ा जो फाइनेंशियल बर्डन आ रहा था, उसकी वजह से अपराध की दर, डिफॉल्टर की दर कम हो गई थी। यही पॉलिसी क्या रेप या बाकी केसेस का नहीं अपनाना चाहिए? सॉरी सर, मैं उस पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मृत्युदंड से आप भविष्य की घटनाओं को नहीं रोक पाएंगे। सर ये आपका एक निश्चित मत है, सिर्फ फार्म रिलीफ ये होना ही नहीं चाहिए। सर- अफजल गुरु को हमने फांसी दे दी, एक गलती करी है। सर गलती तो नहीं कहेंगे उससे कि गलती की है, लेकिन सर मेरा मानना है कि हमने अफजल गुरु को फांसी दे दी, हमने अजमल कसाब को फांसी दे दी, लेकिन फिर भी आतंकी हमले होते ही हैं। इससे पहले सर हम और उनको कितने राष्ट्रपति इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्यारों को मृत्युदंड देने की हम बात कर चुके हैं। केवल मृत्युदंड की बात क्यों करें? फिर किसी भी प्रकार का हम देख रहे हैं कि डिटरेंट इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हर प्रकार के दंड को हम समाप्त कर सकते हैं। सर जेल या किसी भी तरह की जो सजा होती है वो केवल दंड देना ही उनका एक लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति को सुधारने का मौका दिया जाना और एक वातावरण दिया जाना, वो भी एक उसमें लक्ष्य शामिल होता है। अभी एक एग्जाम केस बहुत हाईलाइट हुआ था, एक IPS ऑफिसर के सुपुत्र ने एक जर्मन के साथ रेप किया था, और अब वो एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, तो क्या उसे माफ कर देना चाहिए? तो सर उसने कानून का उल्लंघन किया है तो निश्चित रूप में उन्हें सजा दी जानी ये चाहिए। तो बाकियों के भी लागू होते हैं कि जो कानून हमारे हैं इस समय, या तो उन कानून में बदलाव लाया जाए, या जो कानून है उन्हें एनफोर्स किया जाए। सर सजा के माध्यम से केवल उन्हें सजा के द्वारा उनके सुधरने के भी मौके दिए जाते हैं। जेल में उनको अन्य बातें भी सिखाई जाती हैं, बेहतर जीवन की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास। पुलिस इसके पीछे क्यों जा रही है? फिर इतने लंबा केस था ये, वो व्यक्ति सुधर चुका है, एक अच्छी सम्मानजनक नौकरी कर रहा है, एक अच्छा नागरिक बन चुका है, हमें तो उसे पुरस्कृत करना चाहिए कि एक जघन्य अपराध करने के बावजूद वो सुधर चुका है। उसे पुरस्कृत करने के बजाय हम वापस जेल में डालना चाहते हैं। लेकिन सर उन्होंने एक कानून का उल्लंघन तो पहले किया है जिसके लिए वो भागे हुए हैं, मतलब उन्होंने जेल को, दूसरा कानून का उन्होंने फिर उल्लंघन किया कि वो जेल से जाके वापिस ना आए पैरोल पे छूट के, और फिर तीसरा उल्लंघन उन्होंने किया कि उन्होंने अपने दस्तावेजों में धोखाधड़ी की है। सर कैसे कह सकते हैं कि हमारे अच्छा फिल्म है, इसके बारे में क्या विचार है? सर जिसने भी कानून का हनन किया उस टाइम पे तो उसे उचित जो भी कानून कहता है वो सजा मिलनी चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है आपने जो आप कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं कि अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो सजा होनी चाहिए। ये क्या नाम है इनका? संजय समथिंग फिल्म स्टार है, संजय दत्त। क्यों उन्हें सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर सजा होना ना होना केवल आप एक पक्ष में ना देख के उसमें ये देखा जाना चाहिए कि उस व्यक्ति को उस दौरान हम सुधारने का मौका भी दे सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है that should not be governed by the laws but by the public opinion? नहीं सर, वो लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? रूल ऑफ लॉ संजय केस तो कम से कम आपने सुना ही होगा। रूल ऑफ लॉ कहता है कि सर सभी व्यक्तियों पे समान रूप से कानून लागू होता है और विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। सभी व्यक्ति समान है या कुछ एक्सेप्शंस भी हैं? सर कुछ केसेस राष्ट्रपति, राज्यपाल जैसे जो बहुत सम्मानित पद हैं उनको कुछ निश्चित केसेस में छूट दी गई है, और सामान्य रूप में सभी व्यक्ति विधि। विदेशी राजदूत का क्या मामला था? इटली के राजदूत थे सर वो मैंसिनी, उन्होंने इटली के जो नौसैनिक हत्या के आरोपी हैं उनकी तरफ से उन्होंने जमानत ली थी कि वो वापस लौट के आ जाएंगे मताधिकार के बाद। लेकिन भारतीय विधि जो संरचना है क्या कहती है इस बारे में? Whether they should be tried under the Indian laws or not? सर यदि उन्होंने भारतीय सीमा क्षेत्र में भारतीय मछुआरों की हत्या की है तो वो इंडियन लॉ के अनुसार ही उनका होना चाहिए। और जो राजदूत हैं क्या उन्हें बाधित करना उचित था जो सुप्रीम कोर्ट ने किया कि उन्हें देश से बाहर जाने के मना कर दिया? क्या एक उचित निर्णय?
सर निश्चित रूप में जब वो खुद सुप्रीम कोर्ट में एक जमानत की अर्जी दाखिल कर रहे हैं तो भारतीय कानून के अनुसार इसका मतलब है कि वो भारतीय कानून को मानने को तैयार है, तो अब उन्हें इसको पालन करना ही चाहिए। तो ये उनकी स्वेच्छा पे है कि भारतीय कानून को माने या ना माने। सर स्वेच्छा पे उस अर्थ में नहीं है, लेकिन जब आप चाहते हैं कि अपने देश के हितों को अधिकतम सुरक्षित रखना तो आप उस स्तर तक जा सकते हैं। दूसरे स्तर पे राजनीतिक को जो सुरक्षा मिली हुई है वो उन्हें निश्चित रूप से मिलती रहेगी। कौन सा कोई कन्वेंशन था, कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन इससे रिगार्डिंग क्या वियना कन्वेंशन, कुछ प्रावधान बताइए उसके। सर वियना कन्वेंशन में मुख्य प्रावधान है कि किसी भी राजनयिक को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसे उसके मूल देश छोड़ने की आदेश दिया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा, किसी राज्य किसी देश के दूतावास में स्थानीय पुलिस उनकी अनुमति के बिना प्रवेश नहीं। अभी जो श्रीलंका के अगेंस्ट यूएन में वोटिंग हुई इसमें इंडिया ने क्या स्टैंड लिया? भारत ने सर प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। आपको लगता है कि जो भारत की अभी तक की विदेश नीति थी ये उससे तारतम्य रखता है? जी सर। किस प्रकार? सर एक तो स्वाभाविक रूप से वो श्रीलंका के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि उसमें सारे देशों की बात की गई है जो अपने यहाँ पे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे। दूसरा, श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश है और चाइना का हस्तक्षेप वहाँ पे बढ़ता जाता है यदि हम पीछे हटते हैं तो उस अर्थ में भी हम श्रीलंका में अपने हितों को अधिकतम करने की बात कर रहे हैं, जो हमेशा से हमारी विदेश नीति का लक्ष्य रहा है। दोनों कंफ्लिक्ट फिर से है, डुअलिटी है, डायकोटोमी है। सर किसी भी आपको लगता नहीं कि जो तमिल इशू पे जो हम स्टैंड ले रहे हैं वो हमारे जो कश्मीर इशू पे जो स्टैंड है दोनों में कंफ्लिक्ट है? नहीं सर, किस प्रकार? सर कश्मीरियों में तो वो बात नहीं है कि श्रीलंका में तमिल और सिंगली दो तरह के लोग हैं, जहाँ पे सरकार केवल सिंगलियों को अधिकार देने के पक्ष में है, क्योंकि कश्मीरियों में सभी को समान रूप से अधिकार मिलेंगे। मूल बात यहाँ पे ये है कि हमारा स्टैंड रहा है कि हम डोमेस्टिक इशूज को इंटरनेशनल इंटरवेंशन से बचाएंगे। कश्मीर के बारे में जो हम कहना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल इशू नहीं बनना चाहिए, और श्रीलंका के बारे में दूसरी बात क्या है, बनना चाहिए। सर डोमेस्टिक वायलेंस उस सेंस में नहीं है। दूसरी बात है कि श्रीलंका में यदि तमिलों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम मानवाधिकार का समर्थन करते हैं, और तमिल मूल रूप में भारतीय मूल के लोग भी हैं, तो हम उस अर्थ में उनके हस्तक्षेप, हम प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर भी नहीं रहे। हम ये चाहते हैं बस उनके मानवाधिकार सुरक्षित रहें, और इसके लिए हम प्रत्यक्ष हस्तक्षेप ना करके सरकार के स्तर पे ही बातें कर रहे हैं सरकार से कि वो खुद अपने तरफ से उनको वो प्रॉपर साधन उपलब्ध कराए, उन्हें राजनीतिक सशक्तिकरण भी करें। भारत पाकिस्तान जो संबंध किस दौर से गुजरता है इसमें हमारा क्या रोल होना चाहिए टू रिजॉल्व दिस इशू? सर सामान्य रूप में सरकार के स्तरों पे अभी थोड़े से तनाव के दौर हैं, लेकिन आम नागरिकों के मन में ऐसी कोई वो नहीं है कि दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ें। आम नागरिकों के स्तर पे चीजों को सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। ट्रैक टू डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया जाए। क्या है ट्रैक टू डिप्लोमेसी? सर लोगों के मध्य तालमेल ज्यादा से ज्यादा हो, लोगों की आवाजाही ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि कैन दिस बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर? सॉरी सर, क्या इसे जो सामान्य डिप्लोमेसी है उसका एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है? सर सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, लेकिन उसके क्या हासिल हुआ है इससे? अमन की आशा अमन का तमाशा बनकर रह गई है। सर ये कह देना कि हो सकता है कि अभी वहाँ पे कोई कुछ वो तत्व प्रभावी है जो ऐसी चीजें नहीं चाहते हैं, लेकिन आम जनता आम धारणा में ये है कि लोग भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। कि वहाँ लोकतंत्र सशक्त होगा तो निश्चित रूप में ये चीजें लाभ देंगी। आमतौर पे ये आज सरकार भी मान रही है कि कश्मीरी नागरिकों में एक एरिगेशन की भावना बहुत बढ़ चुकी है। वो अलग राज्य चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ विलय चाहते हैं, तो क्या ये इस जनतांत्रिक भावना का हमें आदर नहीं करना चाहिए? सर सामान्य रूप में देखें तो अलग राज्य की मांग कुछ अलगाववादी जो नेता है वो ही कर रहे हैं। जहाँ तक लगातार प्रत्यक्ष चुनावों की बात है, चुनावों में भागीदारी की बात है, तो उससे तो ऐसा स्पष्ट नहीं होता कि लोग भारत से अलग होना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। वैसे आपने पॉलिटिकल साइंस में विधि का शासन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, पढ़ा होगा, कुछ बताइए इसके बारे में।